आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जब किसी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया, किसी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहाँ पे हम कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इस तरीके की कोई फेरोमैग्नेटिक मेटल हम लाते हैं या कोई हम दूसरी मैग्नेट लाते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है वो तो अट्रैक्शन फील करता है और आपकी दूसरी मैग्नेट जो है वो आपका अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करती है कि अकॉर्डिंगली कि अगर पोल सेम है तो रिपल्शन होगा, अगर पोल अपोजिट है तो आपका अट्रैक्शन होगा। तो इस आसपास के सराउंडिंग एरिया को बोलते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट होती है टेस्ला, एसआई यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनवर्ड या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आप थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में सोचिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है। अब कोई प्लेन ऑफ पेपर आपने एक 3D स्पेस को दिमाग में रख के करिए। ये एक इमेजिनेशन कि एक प्लेन ऑफ पेपर है, तो प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ड जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है तो इसे इनवर्ड बोलते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन इसको एक क्रॉस से जो एक सर्किल से इनक्लोज होता है इस तरीके से करते हैं। और जब इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से डॉट जो एक सर्किल से इनक्लोज होता है उससे करते हैं। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाया है कि जिससे आपको कम से कम समय में आपको चैप्टर का एक पूरा नॉलेज मिल सके। तो बात करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ की। देखिए बायोट सेवर्ट लॉ में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, एक करंट कैरिंग आपका वायर दिया हुआ है जिसमें करंट की डायरेक्शन आपकी आपकी इस तरफ है मान लीजिए। तो करंट एलिमेंट क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर की एक आपने छोटी सी लेंथ सेलेक्ट कर ली, तो ये एक तो करंट की वैल्यू हो गई और डीएल हो गया उसकी लेंथ। ये करंट की वैल्यू है, डीएल आपका हो गया जो आपने जितनी लेंथ का वायर सेलेक्ट किया है वो। तो इसको जो ये आइडियल जो होता है ये आपका करंट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। अब इस आइडियल की वजह से पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बायोट सेवर्ट ने इसका मैग्नीट्यूड बताया। इसके स्केलर और वेक्टर दो तरह के फॉर्म दिए गए। तो सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर बन रहा है, पी पॉइंट पर, तो आई डी एल और साइन थीटा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए और डिस्टेंस आर का जो स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इन सबको मिलाया गया तो डीबी हमारा इस फॉर्मेट में आ गया और एक कांस्टेंट के को हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया सो दैट कि प्रोपोर्शनल से हम इक्वल टू का साइन बना सकें। ये के जो होता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। अभी हम आगे इसको भी देखेंगे। फिलहाल ये डीबी का जो ये फॉर्मूला निकला, ये निकला आपका स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है। अब देखिए डीबी जो निकला आपका वो क्या निकला, यहाँ पे साइन थीटा है ना, यहाँ पे ये साइन थीटा है। अब साइन थीटा की वजह से क्या होगा कि अगर थीटा 0 या 180 डिग्री होगा तो साइन 0 180 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जिससे कि डी भी आपका फाइनली क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 होते ही ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका डी बी जो है उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। बायोट सेवर्ट लॉ का एक वेक्टर फॉर्म भी हुआ कि वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि देखिए वेक्टर फॉर्म में जो आपने अभी स्केलर फॉर्मेट निकाला था इसमें अगर हम आर का मल्टीप्लाई दोनों तरफ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में कर दें तो हमें इस तरीके का एक फॉर्मेशन मिल जाएगा। के को हम कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं तो आई डी एल को हमने यू कर लिया। आर अब जब हम जानते हैं देखिए कि ए क्रॉस ए बी साइन थीटा क्या होता है, वेक्टर का ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे आई डी एल और आर साइन थीटा, तो इसे मान लो ए, इसको मान लो बी, ये आपका वेक्टर फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वेक्टर। के क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। ये 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर पर एम्पियर जो है वो इसकी यूनिट होती है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है म्यू, ये आप जानते ही हैं। देखिए राइट हैंड थंब रूल दिया गया। राइट हैंड थंब रूल क्या दिया कि इसमें जब आप मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। एक करंट कैरिंग मान लीजिए वायर है, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है, तो आप अपने राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखिए। फिर जो आपके फिंगर कर्ल की जो डायरेक्शन होगी, ये वाली जो डायरेक्शन आपकी फिंगर की कर्ल करने की होगी, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ एक पी पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, तो इस पी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना देंगे, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर पी पॉइंट हम यहाँ कर दें तो यहाँ टेंजेंट यानी कि पेपर के इनवर्ड चली जाएगी।
तो इस राइट हैंड थंब रूल से ही हम आगे काफ़ी जगह पे ये यूज होगा। तो इसको आइए आते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इसमें क्या है कि एक सर्कुलर वायर आपका दिया गया है, एक सर्कुलर वायर, ठीक है। इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी एक्सिस पर, एक्सिस यानी कि मिड पॉइंट से जो ये लाइन जा रही है, ये एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ हमने पी पॉइंट लिया है लेकिन किसी भी, ओ भी हो सकता है या कहीं भी, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। देखिए ये वाला एंगल, हमें दो पॉइंट समझने होंगे तब हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। पहला तो ये जो एंगल है, ये कितना होगा, ठीक है। और एक तो करंट एलिमेंट ये सी पर गया, ये सी पर एक करंट एलिमेंट हमने इस डायरेक्शन में लिया है, और डी पर करंट का फ्लो इधर हो जाएगा ना, तो हमने करंट एलिमेंट यू लिया है। अब इस डी को और पी से मिलाने वाली जो लाइन है करंट एलिमेंट की, आर, और करंट एलिमेंट जो है, इनके बीच का एंगल क्या होगा। मान लो कि ये आपका करंट एलिमेंट है आपका इस डायरेक्शन में, और एक आपकी लाइन ये आर जा रही है जो यहाँ पी से आपको मिला रही है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कैसे, देखो ये 2D में आपको लग रहा है कि ये 90 नहीं है, बट आप थ्री डायमेंशनल को अगर सोचो तो आप ऐसे देखो कि एक्स और वाई का ये एंगल 90 होता है ना, बट अगर मैं इसको कैसा भी 3D स्पेस में रोटेट कर दूं तो क्या इनका एंगल चेंज हो जाएगा, नहीं, इनका एंगल 90 रहेगा ना। तो यहाँ का जो ये एंगल है ये रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो डीबी है ये पेपर के इनवर्ड बनेगा। ये एम्पियर के राइट हैंड रूल से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से जो डीबी बनेगा ये ई पर इनवर्ड जाएगा, और ये जो डी पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये आपका एफ में इनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं हम, कि ये आपकी आर जो डिस्टेंस है वो करंट एलिमेंट से पी की डिस्टेंस है, ए आपकी रेडियस है, और एक्स जो डिस्टेंस है ये सेंटर से लेके पी की डिस्टेंस है। फाई यहाँ पे एंगल हमने कंसीडर किया है। ये वाला पार्ट आपका 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 माइनस फाई हो जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इतना जो पार्ट है ये वाला, ये, ठीक है, ये भी 90 है। तो जब ये वाला है 90 माइनस फाइव हो गया तो ये कितना बचा, फाइव। तो इस तरीके से ये फाइव और ये फाइव किस ढंग से हो गए ये आपने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट डेरिवेशन को, क्योंकि रैपिड रिवीजन के हिसाब से ही हमें करना है काम। देखिए आर जो हो गया ये पाइथागोरस से आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। हमने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली तो म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 90, 90 कैसे हो गया, ये थीटा जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल। और आर की वैल्यू हमने यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दी, तो आर स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, इक्वल टू डी बी हो गया आपका। 90 है तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। आगे बढ़ते हैं, डीबी की डायरेक्शन इनवर्ड परपेंडिकुलर होगी, पीई जो है वो सीपी के परपेंडिकुलर होगा। ये रहा सीपी आपका और ये रहा पीई, ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए अगर आप 3D को देखो। अब क्या होगा कि आपका ये सिमिलरली यहाँ पर भी एक डीबी डैश बनेगा, ये डीबी डैश यहाँ पर बनेगा, उसकी भी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब इनके हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखें तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट डीबी डैश कॉस फाई और ऊपर वाले का जो कंपोनेंट है डीबी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक डायरेक्शन में है तो एड ऑन हो जाएंगे, और इसी का इंटीग्रेशन करके हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी, यानी कि डीबी साइन फाई। अगर हमने एक करंट एलिमेंट से डीबी बन रहा है यहाँ पर, डी बी रिजल्टेंट तो डी बी साइन फाई है ना, क्योंकि ये तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए। तो डी बी साइन फाई, इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरे वायर से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हाँ साइन फाई और समझ लीजिए, साइन फाई क्या होगा, पी वी पी एच एच भी आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन, ठीक है। पी अपॉन एच की वैल्यू इस तरीके से आएगी, और फाइनली जो आपका निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो यूं आएगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से 4 पाई काट भी सकते हैं, और वैसे अगर बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इतने पार्ट की वैल्यू आपको पता होती है, 10⁻⁻7 होती है, तो इसको कट ना करके ऐसा ही बना रहने देते हैं। अगर टर्न एन है तो यहाँ एन का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। कुछ कंडीशन है जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर यही पी पॉइंट हम यहाँ ओ पर लाकर रख दें तब क्या होगा, तब देखो एक्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक्स जब जीरो हो जाएगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल आएगा, और यह इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। तो यहाँ पर जो निकलता है म्यू नॉट अपॉन 2
एन आई अपॉन ए। इस फॉर्मेट में भी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। देखिए इसमें एक जो टर्म दिया गया है आपका कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, ये क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपका एम्पीरियन लूप है। एम्पीरियन लूप ये आपके तार के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप बना हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी है, ये कोई फिजिकल कोई वायर वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं इस लूप का डीएल, तो ठीक है, तो ये जो बी डॉट डीएल होगा इसका लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा तार में जो करंट फ्लो हो रहा है आई उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल। यही बात यहाँ पे बोली गई है। अगर डीएल का हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी यानी कि 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर को हम अगर एल से रिप्रेजेंट कर दें तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ही अब आपका आगे का पूरा चैप्टर चलेगा। तो देखिए जब आप अब लेफ्ट हैंड की उंगलियों को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लें जिसमें फर्स्ट फिंगर आपकी बी को रिप्रेजेंट कर रही हो, बी की डायरेक्शन में हो, आई यानी करंट की डायरेक्शन में आपकी सेकेंड फिंगर हो, आपकी सेकेंड फिंगर हो करंट की डायरेक्शन में, ये सेकेंड फिंगर, तो आपका थंब जो है वो इस वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। तो आगे बढ़ते हैं। एक चार्ज आपके पास है, पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे डेरिवेशन में ले रखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके शुरू हो गए हैं, 2 या 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब आने वाले हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कि एक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखिए आगे एक करंट कैरिंग वायर भी आएगा, अभी सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं। इस चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने थ्रो किया है, कुछ वेलोसिटी दे दी है, तो अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें मैग्नीट्यूड पता करना है। पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आपने एक चार्ज को फ्लो किया, तो फोर्स जो इस चार्ज पर लगने वाला है वो पहले तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। बी आई, ये बी की डायरेक्शन में आप फर्स्ट फिंगर रखो, आई यानी जिधर आपका चार्ज मूव कर रहा है उधर आप आई रखो, और थंब जो है फिर आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ये आपका थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बी क्यू और वी साइन थीटा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इनको एक साथ लिखा, के कांस्टेंट की मदद से यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया, के की वैल्यू होती है 1, तो फाइनली जो फोर्स चार्ज पर लगने वाला है वो क्यू बी वी साइन थीटा आ जाएगा आपका। आप जानते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, तो सिमिलरली यहाँ भी हम वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे वी क्रॉस बी में कन्वर्ट कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 0 या 180 हो जाए, यानी कि चार्ज जो आपने फेंका, थ्रो किया, चार्ज ने आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा 0 180 हो जाएगा। 180 तो एफ हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 साइन 180 होता है 0, यानी फोर्स 0 हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि चार्ज इस कंडीशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में आगे बढ़ेगा। थीटा 90 होने पर साइन 91, ऐसी कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम फील होगा चार्ज को। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आ रहे हैं। अब आपने क्या किया कि दो कंडीशन, या तो 0 180 वाला आपने केस डिस्कस कर लिया। अब हम एक केस जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 90 डिग्री का, फिर हम एक आर्बिट्रेरी एंगल वाला भी केस डिस्कस करेंगे। तो पहले 90 की बात कर लेते हैं। जब 90 डिग्री पे आपने फेंका, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के इनवर्ड जा रहा है, ये एक्स ये वाई और ये आपका जेड, तो पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने चार्ज को थ्रो किया, तो अब होगा क्या कि F तो आपका इनवर्ड जा रहा है, V आपका इस डायरेक्शन में, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। कैसे, देखिए फर्स्ट फिंगर को बी वाली डायरेक्शन को पेपर के इनवर्ड की तरफ फोकस कीजिए। आई को आप कुछ 3D स्पेस में थोड़ा इमेजिन कर लो। आई जो करंट है, करंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उधर ही तो आई भी फ्लो होगा, आई का भी तो डायरेक्शन सेम होगा, तो आई आपका वी की तरफ है।
तो फोर्स जो है आपका इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ ये वी ये तो एक रिजल्टेंट जो काम करेगा चार्ज पे वो यूं करेगा, यहाँ पे थोड़ा चार्ज बढ़ेगा तो यूं करेगा। ये आप टेंजेंट बनाते जाओ ना इस तरीके से, ठीक है। तो आपका चार्ज जो है एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा तो अब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगने लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है क्यू वी बी, तो यहाँ से आपने आर निकाल लिया। एक सर्किल को पूरा करने में लगा टाइम होता है टी, टी यानी कि रिवॉल्यूशन टाइम। तो टोटल जो चली गई दूरी है, एक डिस्टेंस है एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन वी। और आर की वैल्यू आपने यहाँ से इक्वेशन 1 इसको डाल दो, इक्वेशन 1 से उठा के रखी तो एम वी अपॉन क्यू वी आ गई। तो फाइनली टी आपका ये मिल गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 1/t के इक्वल होगी। तो इस टी का रेसिप्रोकल आप कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकालें तो एम वी इक्वल टू होगा 2m के। भाई के की जगह 1/2 mv² रख के देखो, आपको एम वी मिल जाएगा। तो यानी कि आर की जो एम वी की जगह अगर हम अंडर रूट 2m के रख दें तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हम आर को निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि किसी रैंडम एंगल पर फेंक दिया हमने, थ्रो कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से दी गई है, आपने एक रैंडम एंगल बनाते हुए ये थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया। तो दो कंपोनेंट बन गए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हमने वी पैरेलल से रिप्रेजेंट किया है, और एक कंपोनेंट आपका वी परपेंडिकुलर बन गया यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। अब होगा क्या कि आपके इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है इस तरीके से, और एक फोर्स यानी कि वी पैरेलल से हमने जिसे रिप्रेजेंट किया है ये चीज, ये आपका वी पैरेलल है और ये आपका वी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब इसकी जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगी वो क्या होगी, इस वी परपेंडिकुलर की वजह से तो ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, इस वी पैरेलल की वजह से ये हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो एक रिजल्टेंट जो आपका आएगा वो आपका आएगा कुछ इस फॉर्मेट में, यानी कि अप एंड डाउन यानी सर्कुलर मोशन करते हुए ये आगे बढ़ेगा, जिसे बोलेंगे हेलिकल पाथ। इसी को बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। अब हेलिकल पाथ में क्या होगा कि दो जो ये सर्किल हैं ये, इनके बीच की डिस्टेंस को बोला जाएगा पिच। इतना दूरी जो है ये पिच कही जाएगी। अब एक रिवॉल्यूशन करने में यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा, तो एक रिवॉल्यूशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो होगी पिच के इक्वल, ठीक है। अभी आगे पिच पर भी आएंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो ये हो गया वी कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया वी साइन थीटा। आर एम वी अपॉन क्यू आर निकाल चुके हैं। तो आर जो बन रही है वो तो आपके वी परपेंडिकुलर की वजह से बन रही है ना, आर वी परपेंडिकुलर की वजह से बन रही है। तो यहाँ पे वी परपेंडिकुलर आ जाएगा एम वी साइन थीटा क्यू वी। टी जो है आपका वही 2 पाई आर अपॉन वी 1, यानी कि एक सर्किल अप एंड डाउन, ये सर्कुलर पाथ पूरा। तो यहाँ वी परपेंडिकुलर का आएगा, क्यों, क्योंकि वी परपेंडिकुलर की वजह से ही तो ये अप एंड डाउन हो रहा है ना। ये आर जो ये सर्किल बन रहा है, ठीक है। भाई वी पैरेलल की वजह से तो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है, और ये जो इस तरीके का मूवमेंट है वो वी परपेंडिकुलर की वजह से हो रहा है। तो टाइम पीरियड के लिए यहाँ वी परपेंडिकुलर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पिच क्या होगी, पिच है हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस आपने कवर की, तो हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाएंगे वी कॉस थीटा। 2 पाई m/क्यू भी हमने पीछे निकाला ही है, ये आपका निकला हुआ है, ठीक है। पिच आपकी इस तरीके से आ गई डिस्टेंस, यानी कि तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो ये आपकी पिच आ जाएगी 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो देखिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो करंट जो फ्लो होता है वो नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होगा आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। इसकी लेंथ है एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। और यूनिट वॉल्यूम में इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो है आपके एन। तो टोटल इस वायर में ए एल वॉल्यूम के इस वायर में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एन ए एल। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। ड्रिफ्ट वेल पीछे आपने मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा ही है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू यानी चार्ज की वैल्यू, वी बी साइन थीटा लगता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्यू, क्यू है इलेक्ट्रॉन तो यानी माइनस ई, और वी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वायर के अंदर यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आपका हो जाएगा वी बी।
इस तरीके से ये आपका लगेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो आपका ये आ गया। अब आपके ऊपर टोटल लगने वाला जो फोर्स है, यानी ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। अब टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके NaL। इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम माइनस ई का गुणा और कर दें, मल्टीप्लाई और कर दें, तो हमारे पास टोटल चार्ज निकल आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हम रखेंगे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो क्यू वी क्रॉस बी में रखो, पीछे जो आपने डेरिवेशन किया है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तब, तो चार्ज आपने क्या निकाल लिया, NaL इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई, NaL इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई, और Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड V। तो फाइनली जो आपका ये निकल के आ जाएगा फोर्स इस करंट कैरिंग वायर पर इतना। अब करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स निकल के आया वो NaL EBVD साइन थीटा। तो आपने एक तो E को बाहर किया, ठीक है, और L को आप अंदर ले गए। तो अब आपका फाइनली जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया NeAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चैप्टर 3 में जो फॉर्मूला पढ़ा था, तो इस ये जो पोर्शन है ये करंट के इक्वल हो गया, तो करंट के बराबर हो गया। और BL साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्मेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे LV साइन थीटा कर लो और फिर यहाँ L क्रॉस B लिख दो। तो आपका करंट कैरिंग वायर पर जो लगने वाला फोर्स है ILV साइन थीटा हो गया है। और आपका थीटा अगर 0 या 180 है तो साइन 0 हो जाएगा, वायर कोई फोर्स फील नहीं करेगा। 90 डिग्री के केस में वायर मैक्सिमम फोर्स फील करेगा। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है कि जब एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मान लीजिए P पॉइंट है, कितना फोर्स ये पॉइंट P पर फील होगा। तो इसका फॉर्मूला आपका ये है, B जो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन साइन फाई टू। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं इस वायर की लेंथ को और बढ़ा दूं तो फाई की वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ फाई टू की वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी। यानी अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं, मैं अगर इसको इनफाइनाइट कर दूं तो ये काफ़ी बड़ा एंगल होता जाएगा और फाइनली ये फाई जो है 90 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। तो जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है और P का डिस्टेंस वायर के दोनों एंड के बराबर पे होता है, तो यहाँ पे साइन 90, यहाँ भी साइन 90 अपॉन म्यू नॉट आई 4 पाई ए, और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाता है 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगले डेरिवेशन में यही फिनोमेना यूज करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसको मान लीजिए आप इस पूरे चैप्टर का। इस पे न्यूमेरिकल या तो आएगा या डेरिवेशन या कोई एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का तो श्योर है कि इससे आना ही आना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। होता क्या है कि इसमें दो वायर आपने लिए हैं जिसमें दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब दो कंडीशन है, या तो करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, या दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि बी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन तो आपको पता है। अब इस वायर ने और इस वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है, इस वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है उसे हम B1 से रिप्रेजेंट करेंगे। I2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है उसे हमने B2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इस पॉइंट पर B1 की डायरेक्शन क्या होगी, थंब को रखिए, फिंगर कर्ल कीजिए, तो फिंगर आपकी जब यहाँ पे थंब रख के और आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर आपकी यहाँ लौटकर इनवर्ड पेपर के जाएंगी, ठीक है। सेम यहाँ पे थंब को रखिए और फिंगर को घुमाइए यहाँ पे थंब रख के, तो फिंगर जब यहाँ कर्ल करते हुए इस पॉइंट पे आएंगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हमने B2 का निकाल लिया। तो राइट हैंड थंब रूल से तो हमने निकाल ली B की डायरेक्शन। अब आपको पता चल चुका है I का डायरेक्शन, और B का निकालना क्या है, F लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। उसके लिए आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपने डायग्राम समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आपने पीछे एक डेरिवेशन करके आए हो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, अब यहाँ पे समझ लो। F1 क्या है, फोर्स ऑन कंडक्टर 1। इस I1 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F1, इस I2 पर जो फोर्स लग रहा है वो है आपका F2। यानी I1 पर जो फोर्स लगा वो है F1, I2 पर फोर्स लगा F2। I1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है वो है B1, और वो B1 किसको फील हो रहा है, इस दूसरे वायर को।
सेम I2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है वो है B2, और ये B2 किसको फील हो रहा है, इस पहले वाले वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे B2 लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा इसी फॉर्मूला की देखो आप हेल्प से, तो म्यू नॉट I1 4 पाई I1, क्योंकि ये 4 पाई R बहुत लंबे वायर हैं, तो मैंने बताया है आपको कि फाई बहुत, जब वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है तो फाई की वैल्यू 90 ले लेते हैं। फाइनली यहाँ पे 2 पाई R आ गया। और आपका जो F2 ऑन CD, इस सीडी पर अब कितना फोर्स लग रहा है, ये तो आपने पीछे बी की वैल्यू निकाली, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने ये निकाली है, ठीक है। अब हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब फोर्स की आई एल बी साइन थीटा होता है ना, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड तो B1 बन रहा था, अब फोर्स क्या बनेगा, तो B1 की जो वैल्यू आपने पीछे ये निकाली है, ये B1 की यही उठा के आप अगर यहाँ रख दो, तो फोर्स जो है आपको इस वाले वायर पे मिलने जो लग रहा है फोर्स, वो आपका निकल आएगा। अब इसकी L लेंथ पर लग रहा है, बट अगर मैं कहूँ यूनिट लेंथ पर कितना लग रहा है, तो अपॉन में L का हम कर देते हैं, तो आपका यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स भी आपका निकल आएगा। F2 अपॉन L, तो ये म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, इस तरीके से आपका निकल आएगा। और दूसरे वायर पर भी जब आप देखेंगे तो यही सेम फोर्स निकलेगा। हाँ, डायरेक्शन चूंकि एक सिंस एक तरफ ही सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी, ठीक है, सेम। हाँ, ये देखिए फोर्स जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये लगा, और इसका ये है, तो अपोजिट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे F1 और F2 अपोजिट हो जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे। दूसरे वायर के लिए भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल की, जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है, लटकी हुई है। तो अब इस पर कितना टॉर्क फील होगा, आइए देखते हैं। देखिए एक कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये एक रेक्टेंगुलर लूप बना रही है। ए इसका क्यू आर और पी एस इसका लेंथ ए है, और पी क्यू और आर एस जो है वो बी लेंथ की है। आई करंट फ्लो हो रहा है। एम्पियर के रूल से और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल से हम बी और एफ की डायरेक्शन यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो एफ जो आएगा वो आपका आउटवर्ड आएगा, पेपर के आउटवर्ड, और 3D में सोच ये इमेजिन करना है, और एफ आपका इनवर्ड पेपर के अंदर जाएगा, ठीक है। अब पी एस जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अल्फा एंगल बना रही है, क्यू आर भी अल्फा एंगल बना रही है। ये जो बाकी पी क्यू ये वाली साइड पी क्यू और आर एस, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। 3D में आप सोचिए, तो ये 90 डिग्री का एंगल पी क्यू और आर एस बनाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, देखो आई बी भी 90 डिग्री है, तो यहाँ तो 1 हो गया। पी क्यू और आर एस, पी क्यू ये वाली और आर एस, तो यहाँ तो साइन 90 हो गया, तो इनके बीच का फोर्स ये हो गया। पी एस और क्यू आर पे लगने वाला फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, वो आई एल बी साइन थीटा, आपने करंट कैरिंग कंडक्टर वाला आपने डेरिवेशन पढ़ा है, जिसमें आई एल बी साइन थीटा आपका होता था। तो आई एल लेंथ क्या है, ए, इनकी लेंथ ए ही तो है, यहाँ भी ए होगी। तो आई ए लेंथ यानी कि, और मैग्नेटिक फील्ड और एंगल है साइन अल्फा। पर इनके बीच का जो फोर्स ये निकल के आएगा ना, ये वाला फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो यहाँ पर निकल के आएगा, आप टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स है, एक फोर्स आपका ये लग रहा है, क्योंकि इन दोनों के तो फोर्स कैंसिल हो गए, बट ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, यानी ये टॉर्क जनरेट कर देंगे। यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अब आपका टॉर्क जनरेट कर देगा। इन दोनों के बीच का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और निकाल लें, तो हम इस कॉइल पे लगने वाले टॉर्क को कैलकुलेट कर लेंगे। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका वो आएगा, अगर ये जो डिस्टेंस है देखो ये वाली, ये तो ए हो गई ना, क्योंकि यहाँ ए है। अब इन दोनों के बीच में इस तरीके से थोड़ा सा ये इंक्लाइंड है, तो अब ये फोर्स जा रहा है आपका इनवर्ड पेपर के, और ये पेपर के आउटवर्ड है। हमें ये डिस्टेंस ए साइन थीटा जो है, ए इसका डिस्टेंस है, तो फाइनली जो ये निकलेगी ये ए साइन थीटा निकलेगी। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा हम रख देंगे, और फोर्स यहाँ पे जो लग रहा था पी क्यू या आर एस, इनमें से किसी एक का फोर्स देख लो, तो पी क्यू या आर एस पे आई बी बी, तो यहाँ पे हम आई बी बी ये रख देंगे, ठीक है।
ए साइन थीटा फाइनली बी इंटू ए मिलके कॉइल का एरिया बन जाएंगे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया कॉइल का एरिया, ये आपका कॉइल का एरिया हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और फाइनली जो है आपका टॉर्क निकल के आई बी ए साइन थीटा आ जाएगा। अगर कॉइल में एन टर्न आपने दे रखे हैं, मान लो ये रेक्टेंगुलर लूप है बट आपने इसमें कई सारे टर्न दे रखे हैं इस तरीके से, तब यहाँ पे एन का टर्न नंबर ऑफ टर्न का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एन आई ए पढ़ा है कि एम इक्वल टू एन आई ए होता है, तो ये एन आई ए को हम एम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो टाउ एम बी साइन थीटा और फाइनली एम क्रॉस बी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा के अकॉर्डिंग 0 या 180 के होने पर टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 या 180 का वैल्यू 0 होता है, और 90 के केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे अल्फा यानी कि रोटेशन एंगल, अल्फा यानी कि रोटेशन एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो कि करंट फ्लो करने पे टॉर्क लगा, टॉर्क कितना ये रोटेट हो गई, तो ये अल्फा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम एन आई ये भी हम यहाँ पीछे निकाल चुके हैं, और हम इसको वापस पोजीशन रिस्टोर करने के लिए, इसकी इनिशियल पोजीशन पे रिस्टोर करने के लिए अगर हम एंटी टॉर्क लगाएं, तो वो एंटी टॉर्क जिस वायर जिस मेटल का बना है उसके टॉर्जन कांस्टेंट के और एंगल ऑफ रोटेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। यानी एन आई ए बी जो टॉर्क आपके करंट की वजह से टॉर्क बना और आपने रीस्टोर करने में जो फोर्स लगाया, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे एन बी ए आई अपॉन के, और नंबर ऑफ टर्न का हम यहाँ मल्टीप्लाई हमने यहीं पे किया है। करंट सेंसिटिविटी क्या कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी देखिए होती है कि अगर हम कितना करंट फ्लो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कॉइल का रोटेशन कितना हो रहा है, यानी आई कितनी वैल्यू का हम फ्लो करने पे हमें कितना अल्फा मिल रहा है, कितना कॉइल रोटेट हो रही है, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ अल्फा अपॉन आई कर देंगे तो फाइनली एन बी ए अपॉन के ही बचेगा, तो यही यहाँ पे आया है, ये करंट सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि इसका एक ये डायग्राम है आपका, ठीक है। सॉफ्ट आयरन से बना हुआ एक सिलेंडर होता है, इस पे आपका एक वायर लिपटा हुआ होता है जिसमें आप करंट फ्लो हो रहे होते हैं। ये पाइवट यानी कि लटका हुआ होता है एक स्प्रिंग पर, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की इस तरीके का शेप, रेडियल क्यों बनाते हैं कि एक तो ये गोल होगी, सॉफ्ट आयरन की जो ये सिलेंडर होगी ये आपकी गोल होगी, गोल, और इसके रेडियल होने से ये होगा कि अगर ये सिलेंडर हमारा मूव भी हो जाता है तब भी 90 डिग्री के एंगल पर ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाई करेंगी। तो इसलिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियल रखा जाता है और इस सिलेंडर को सर्कुलर शेप का बना के रखा जाता है, ताकि अगर ये सिलेंडर घूम भी जाए मैग्नेटिक फील्ड के फील होने पर तब भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एंगल चेंज ना हो, ठीक है। ये आपका स्केल है जो आपके करंट की वैल्यू को बताएगा, और बाकी जो इसका प्रिंसिपल है ये रोटेशन एंगल का, और ये पीछे आपके कॉइल के सिमिलर ही है। तो आप ये डायग्राम रखिए और बेसिकली कॉइल वाले ही ये आप फॉर्मूला आपको देने होंगे यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे न्यूमेरिकल आपका श्योर है कि आ सकता है, 90% आपके चांस हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो चीज है, एक तो आपका वो वायर वाला क्वेश्चन जिसमें वायर एंटी पैरेलल या पैरेलल करंट फ्लो हो रहा था, दूसरा आपके ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना या फिर वोल्ट मीटर में चेंज करना, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। यहाँ पे आपने एमीटर में चेंज किया है। एमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट। शंट क्या होता है, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है, शंट मतलब कि एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो होता क्या है, ये हो गया स्मॉल वैल्यू का एक बेहद, और पैरेलल ऑर्डर में लगाते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर के साथ इसे पैरेलली हम ऐड करते हैं। तो अब इस शंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है कंपैरेटिवली गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, तो अब ज़्यादातर करंट जो है वो शंट के थ्रू ही फ्लो हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट के करंट को ही मेजर कर सकता है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो गैल्वेनोमीटर आपका जल जाएगा, ठीक है। तो करंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम शंट वाले रूट से डाइवर्ट करते हैं, और शंट को इसलिए हम गैल्वेनोमीटर से कम रेजिस्टेंस वाला रखते हैं। तो फाइनली जो आपका जो शंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है, पैरेलल है, जी और एस दोनों पैरेलल हैं,
तो यहाँ 1/G 1/S, तो रिजल्टेंट ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। फाइनली जो रेजिस्टेंस बनेगा पूरे सर्किट का वो आपका इस पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में 1/R रिजल्टेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। तो इस तरीके से आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। और V इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू जी, वी यानी कि आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो यहाँ से फ्लो हुआ उस करंट को हमने आई जी से कर दिया है। और चूंकि वोल्टेज आपके किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा, यहाँ पर भी वोल्टेज सेम रहेगा और यहाँ पर भी, क्यों, क्योंकि पैरेलल जो आपका सर्किट होता है वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो वोल्टेज दोनों का जब सेम है, यहाँ पे जो करंट गया वो आई माइनस आई जी गया इनटू शंट का रेजिस्टेंस। तो फाइनली शंट की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, आइए फटाफट समझते हैं। वोल्ट मीटर में देखो, गैल्वेनोमीटर को हमने पहले रख दिया, बट हमने एक हाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर है वो शंट गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से काफ़ी बड़ा है। तो होता क्या है कि आर की वजह से यहाँ करंट ही, अच्छा सीरीज में जोड़ते हैं, आर और जी को हम यहाँ पे सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज में जोड़ने से क्या होता है कि सीरीज में करंट पूरे सर्किट में किसी भी पॉइंट पर सेम रहता है, यानी कि आर में जो करंट जाएगा वही करंट आपका यहाँ भी होगा। तो अगर हम आर को हाई कर देते हैं तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कम होगी क्योंकि आर से तो सीरीज में तो करंट को सेम रखना है। तो यहाँ पर भी करंट कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर भी करंट कम हो जाएगा, जिससे गैल्वेनोमीटर में उतना ही करंट फ्लो हो पाएगा जितना वो बियर कर सकता है। अब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज का जो हम फार्मूला रेजिस्टेंस का समीशन करके लगा देते हैं, और फाइनली जो आपका रेजिस्टेंस आएगा जो आपने यहाँ एड ऑन किया है वोल्ट मीटर बनाने के लिए, ये वाला, इसकी वैल्यू हम V अपॉन आई जी माइनस जी से निकाल लेंगे। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल का वीडियो मैंने अलग से डाला है, उस पर ये एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, एक बार आप जरूर देखें। आइए आगे बढ़ते हैं।